वापस स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। इस बार हम एक गतिशील उद्यमी, तेज निवेशक और दूरदर्शी व्यापारी के जीवन की कहानी देखते हैं। आइए उनके संसार में कदम रखें। कुछ कहानियां शांत कस्बों से शुरू होती हैं, जहां दुनिया को शायद ही उम्मीद होती है कि यहां से कोई महानता उभरेगी। लेकिन कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों से वह व्यक्ति उठता है जो इतना बड़ा सपना देखता है कि उसकी यात्रा पूरी उद्योगों को हिला देती है। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है। एक लड़का जिसने ओडिशा के छोटे कस्बों में परवरिश पाई, अपने परिवार को एक साधारण दुकान चलाते देखा और जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक बनाई। विवादों के तूफान झेले, अदालतों में खड़ा हुआ और फिर अगली पीढ़ी के सपने देखने वालों के लिए एक मार्गदर्शक बनकर लौटा। लेकिन उससे पहले कि वह शार्क टैंक इंडिया का सबसे कम उम्र का शार्क कहलाता या 16,000 करोड़ की नेटवर्थ वाला अरबपति बनता, रितेश अग्रवाल बस एक और लड़का था जो अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहा था। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के बिस्सम कट्टक में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनकी जड़ें साधारण और विनम्र थीं। उनका परिवार रायगढ़ में एक छोटी दुकान चलाता था और उनका बचपन टिटिलागढ़ में बीता। यहाँ बड़े होते हुए रितेश ने अपने माता पिता से मेहनत, सादगी और उद्यमिता के सबक सीखे। उनकी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से शुरू हुई, जहां उन्होंने अनुशासन और महत्वाकांक्षा की नींव रखी और बाद में सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े। इन सालों ने उन्हें न सिर्फ अकादमिक रूप से गढ़ा, बल्कि उनके अंदर शुरुआती भूख जगाई, छोटे कस्बों की सीमाओं से परे अवसर खोजने की। 2011 में अपने सूटकेस में महत्वाकांक्षा से ज्यादा कुछ न लेकर रितेश कॉलेज के लिए दिल्ली पहुंचे। यह कदम उनकी जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। दिल्ली ही वह जगह थी जहां उनके विचार आकार लेने लगे, जहां नए अवसरों का सामना करने से एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जिसे दुनिया बाद में ओयो के नाम से जानेगी। उसी साल जब उनके कई साथी कॉलेज की जिंदगी में ढल रहे थे, रितेश कुछ बड़ा सोच रहे थे। उन्होंने भारत के हॉस्पिटैलिटी उद्योग में एक कमी देखी। एयरबीएनबी जैसी सस्ती बजट आवास की कोई संरचित व्यवस्था नहीं थी। इसका जवाब था ओरोवेल स्टेज, जिसे 2011 में उन्होंने शुरू किया, एक शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केटप्लेस। 2012 तक ओरोवेल वेंचर नर्सरी नामक एक्सेलरेटर प्रोग्राम में शामिल हुआ, जिसने उन्हें मेंटर्स, नेटवर्क और शुरुआती मार्गदर्शन दिया। लेकिन असली सफलता 2013 में आई, जब उन्होंने कंपनी को एक बड़े रूप में रीब्रांड किया, ओयो रूम्स। अब यह सिर्फ एक छोटा प्रयोग नहीं रहा। ओयो का लक्ष्य था बजट होटलों को स्टैंडर्डाइज करना, सवन सेवा और किफायती ठहराव। यह एक साहसिक विजन था और यह तो बस शुरुआत थी। ओयो का मॉडल अलग था। होटल बनाने की बजाय ओयो छोटे होटल मालिकों के साथ साझेदारी करता, उन्हें तकनीक, ब्रांडिंग और ट्रेनिंग देकर स्थिर सेवा प्रदान करने लायक बनाता। ग्राहकों को विश्वसनीयता मिलती और होटलों को पहचान और अधिक बुकिंग। 2018 तक ओयो ने $1 अरब की फंडिंग जुटा ली थी और वैश्विक निवेशकों का ध्यान खींचा। रफ्तार तेज थी, नए होटल, नए शहर, नए देश। 2019 में रितेश ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी, जब उन्होंने खुद अपनी कंपनी के शेयरों में $2 अरब का निवेश किया, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और अपनी ही रचना पर पूर्ण विश्वास दिखाया। भारत से शुरू होकर ओयो ने मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, यूके, यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व तक आक्रामक विस्तार किया। जनवरी 2020 तक ओयो के पास 43,000 से अधिक प्रॉपर्टीज, 1 मिलियन कमरे, 80 देशों के 800 शहरों में फैले थे और 17,000 कर्मचारी कार्यरत थे। ओयो ने ओयो टाउन हाउस, ओयो लाइफ, ओयो वर्कस्पेसेस, ओयो विजार्ड और ओयो ओएस जैसे प्रोडक्ट से विविधता भी लाई। इसके निवेशकों में सॉफ्टबैंक ग्रुप, दीदी चक्सिंग, एयरबीएनबी और चाइना लॉजिंग ग्रुप शामिल थे। ओयो अब सिर्फ कंपनी नहीं रही थी, यह एक वैश्विक शक्ति बन चुकी थी। लेकिन कोई साम्राज्य बिना तूफानों के नहीं चलता। 2020 में जब कोविड-19 ने यात्रा उद्योग को पंगु बना दिया, ओयो का सबसे अंधकारमय समय आया। होटल बंद हुए, मांग खत्म हुई और घाटा बढ़ा। मानो यह काफी न हो, ओयो पर धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और होटल पार्टनर्स से अनुबंध तोड़ने के आरोप लगे। शिकायतों में भुगतान रोकना, अचानक समझौते बदलना और डेटा में हेरफेर शामिल थे। भारत, अमेरिका और अन्य बाजारों में कानूनी लड़ाइयां छिड़ी, जबकि रेगुलेटर्स ने टैक्स रेट्स और जांच शुरू की।
अंदरूनी हालात भी बिगड़ गए। छंटनी, वरिष्ठ अधिकारियों का इस्तीफा और लागत कटौती सुर्खियां बनने लगे। ट्रीबो, फाबोटल्स, हुआजू और मीतुआन डियानपिंग जैसे प्रतिस्पर्धी अफसर भांप रहे थे। नुकसान साफ दिख रहा था। ओयो का मूल्यांकन 2019 में $10 बिलियन से गिरकर 2020 में $3 अरब रुपया रह गया और 2021 में $510 मिलियन का नेट लॉस दर्ज हुआ। फिर भी इस अराजकता के बीच रितेश टिके रहे। उन्होंने होटल पार्टनर्स के साथ भरोसा फिर से बनाना शुरू किया और कंपनी को रातों रात बदल चुकी दुनिया में जीवित रखने की नई दिशा दी। ओयो चलाने के साथ साथ रितेश चुपचाप एक शक्तिशाली एंजल निवेशक बन रहे थे। उनका फोकस एआई, मशीन लर्निंग, एग्रीटेक, एप्स, रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप्स। उन्होंने एग्रोवेव, कई अन्य कंपनियों में निवेश किया, 86 से अधिक फोकस क्षेत्रों में बाजी लगाई। उन्होंने 27 फंडिंग राउंड्स में हिस्सा लिया, अनअकैडमी, कार्स 24, चिंगबस जैसे नामों का समर्थन किया। उनका पोर्टफोलियो भारत से आगे बढ़कर सिंगापुर और अन्य वैश्विक बाजारों तक फैला। फर्स्ट बड ऑर्गेनिक्स, खाद्य और कृषि, अल्टर, रिटेल और कोरिया पर्यावरण टेक जैसी कंपनियों में उनके निवेश ने उनकी उस सोच को दर्शाया, नवाचार जो वास्तविक दुनिया में बदलाव लाए। 2023 में रितेश ने एक अलग मंच पर कदम रखा, शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। सिर्फ 29 साल की उम्र में वे शो के इतिहास के सबसे कम उम्र के शार्क बने। लेकिन रितेश ने खुद को शिकारी नहीं माना। उन्होंने शो पर कहा था, मैं शार्क नहीं हूं, मैं डॉल्फिन हूं। उनका तरीका नरम था, सहायक, सहानुभूतिपूर्ण और प्रोत्साहक। वे आइडिया से ज्यादा संस्थापक पर ध्यान देते, मानते कि जॉकी घोड़े से ज्यादा मायने रखता है। उनकी मौजूदगी ने यह दिखाया कि बिजनेस सख्त भी हो सकता है और इंसानियत भरा भी। रितेश की यात्रा ने उन्हें बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड जैसे सम्मान दिलाए। वे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में शामिल हुए, दुनिया के सबसे आशाजनक नेताओं में जगह बनाई। वे थील फेलो भी रहे। ओयो के शुरुआती दिनों में पीटर थील की फाउंडेशन से $1 लाख का ग्रांट जीता, एक वैश्विक पहचान दिलाने वाला समर्थन। बिजनेस से परे रितेश ने अपनी रचनात्मकता लेखन में भी दिखाई। उनकी किताब कैलिडोस्कोप में 25 पुरस्कार विजेता लघु कथाएं संकलित हैं, जिन्हें एक ऑनलाइन प्रतियोगिता से चुना गया था। यह साबित करता है कि उनकी कहानी कहने की क्षमता बोर्डरूम से परे भी है। लेकिन सफलता कभी अकेले नहीं आती, यह हमेशा संदेह की फुसफुसाहटों के साथ चलती है। रितेश पर शुरुआती दिनों में ओयो के सह संस्थापक मनीष सिन्हा को धोखा देने के आरोप लगे। अमेरिका में ओयो को कैलिफोर्निया में बिना अनुमति फ्रेंचाइज चलाने पर $2 लाख का जुर्माना भरना पड़ा और वॉशिंगटन में सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर जारी हुआ। भारत में 2020 में चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने धोखाधड़ी और साजिश का मुकदमा किया। बेंगलोर, मैसूर और कर्नाटक के अन्य शहरों में होटल ऑपरेटरों ने धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं का आरोप लगाते हुए पुलिस केस दर्ज कराए। हालांकि कम से कम एक मामले में रितेश ने स्टे ऑन ऑर्डर हासिल किया, लेकिन इन विवादों ने ओयो की छवि को चोट पहुंचाई और उसकी नैतिकता पर सवाल उठाए। फिर भी हर चुनौती के बीच वे सार्वजनिक नजरों में बने रहे, कभी आलोचना के पात्र, कभी प्रशंसा के, लेकिन कभी नजरअंदाज नहीं किए गए। उतार चढ़ावों के बीच रितेश का निजी जीवन भी खिला। 7 मार्च 2023 को उन्होंने लखनऊ की गीतांशा सूद से शादी की, जो सुर्खियों से परे एक नया अध्याय था। बिजनेस से दूर उन्हें यात्रा करना, लंबी ड्राइव और बास्केटबॉल खेलना पसंद है। ये पल उन्हें जमीन से जुड़े रखते हैं, याद दिलाते हैं कि अरबपति भी साधारण खुशियों की तलाश करते हैं। रायगढ़ा के दुकानदार के बेटे से लेकर एक वैश्विक उद्यमी तक, निवेशकों की तालियों से लेकर कानूनी लड़ाइयों तक, रितेश अग्रवाल की यात्रा दुस्साहस की दास्तान है। उन्हें दूरदर्शी, जोखिम लेने वाला, परिवर्तनकर्ता और कभी-कभी नियम तोड़ने वाला भी कहा गया है। लेकिन कोई उन्हें शार्क कहे या डॉल्फिन, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका प्रभाव गहरा है। ओयो भले ही तूफानों में लड़खड़ाई हो, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई और न ही रितेश की। आज के लिए ओडिशा का यह लड़का अपना संतुलन बनाए हुए है, एक वैश्विक कंपनी चलाना, स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देना और यह साबित करना कि असफलता, विवाद या झटके भी उन्हें नहीं डुबा सकते, जो पर्याप्त बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हैं।